शाम ढलने से पहले से ही पुणे पर बारिश गिर रही थी। ऐसी बारिश जो गरज चमक से अपनी मौजूदगी का ऐलान नहीं करती, बस चुपचाप शरीर के भीतर तक उतर जाती है। मैं ड्राइंग रूम में चमड़े के सोफे पर बैठी थी, गोद में हाथ सधे हुए, सामने कांच की टेबल पर रखे कागजों को घूरते हुए। मेरा नाम मेधा वर्मा है। मेरे सामने 7 साल के पति रोहन वर्मा बैठे थे। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था ना उदासी। चेहरा शांत, सधा हुआ, लगभग पेशेवर, मानो हम शादी खत्म नहीं कर रहे हों बल्कि कोई बिजनेस डील बंद कर रहे हों। जब उन्होंने पेन रखकर मेज पर हल्की सी क्लिक की तो वो आवाज़ कमरे में गूंज गई। वो आवाज़ किसी भी ऊंची बहस से ज़्यादा चुभने वाली थी। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूँ लीना, आपकी कहानी की नरेटर। मैं लाती हूँ ज़िंदगी की ऐसी सीख देने वाली कहानियाँ जो हम में से ज़्यादातर लोगों पर बीत चुकी हैं या फिर भविष्य में ऐसे ही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और हिंदी रिवेंज स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो जानते हैं कि ज़िंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। साइन कर दो, रोहन ने कहा। आवाज़ सपाट थी। इसे खींचने की कोई वजह नहीं है। मैंने तलाक के कागज़ों की तरफ देखा। उनका हस्ताक्षर पहले से था, मजबूत, भरोसेमंद, आखिरी। बाहर खिड़कियों पर बारिश की धारियां बह रही थीं। शहर की लाइटें लंबी कांपती रेखाओं में धुंधला रही थीं। कुछ पल तक मैं बोल नहीं पाई। गला कस गया, जैसे किसी ने उसमें गांठ बांध दी हो। ये घर मेरे नाम पर है, वो आगे बोले, खड़े होते हुए और जैकेट सीधी करते हुए। गाड़ी भी। तुम इस शादी में खाली हाथ आई थी और वैसे ही जाओगी। मैं कुछ पैसे दे दूंगा, एक कमरा किराए पर लेने और दोबारा खड़े होने के लिए काफ़ी हैं। इसे शिष्टाचार समझो। शिष्टाचार। 7 साल उस एक शब्द में ढह गए। मैंने अपनी ज़्यादातर बचत इस घर में लगाई थी। मैंने उनके करियर को संभालते हुए अपना बिजनेस खड़ा किया था। मैंने उनके हर वादे पर भरोसा किया था और अब वो मुझे उसी आसानी से मिटा रहे थे जैसे ईमेल डिलीट करते हैं। क्यों? मैंने धीमे से पूछा। आवाज़ मेरी अपनी भी नहीं लगी। मेरी क्या गलती थी? रोहन मुस्कुराए। गर्मजोशी नहीं, मेहरबानी नहीं। वो मुस्कान की कि ऐसे इंसान की थी जो आगे बढ़ चुका हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया मेधा, उन्होंने कहा। बस अब तुम मेरी जिंदगी में फिट नहीं बैठती। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला। मेरी सास सविता वर्मा धीरे से भीतर आई। रेशमी नाइट सूट पहने, बाल सलीके से सवरे, चेहरा संयत। उन्होंने कागज़ों को देखा, फिर मुझे, और एक छोटी तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी। किसका इंतज़ार कर रही हो? 7 साल हो गए और इस परिवार को रखने लायक कुछ भी नहीं दिया। साइन करो और निकलो। मैं खड़ी हुई, हाथ कांप रहे थे। मैंने इस घर के पैसे दिए हैं। आपके इलाज के बिल मैंने भरे, नंदिनी की पढ़ाई मैंने चुकाई। मैंने इस परिवार से कुछ नहीं लिया। सविता की आंखें सख्त हो गईं। सबूत कहाँ है? वो झपड़ी। सबूत कहाँ है? सब कुछ मेरे बेटे के नाम पर है। जो दिया अपनी मर्जी से दिया। अब खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। वो रोहन की तरफ मुड़ी। इसे बाहर निकालो, 1 मिनट भी इस छत के नीचे नहीं चाहिए। रोहन ने एक पल नहीं लगाया। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे मुख्य दरवाजे तक घसीटा और बाहर धकेल दिया। मैं लड़खड़ाई, ठंडी पत्थर की सीढ़ियों पर जोर से गिरी। बारिश ने कपड़ों को पल भर में भिगो दिया। दरवाज़ा बंद होने लगा। आखिरी क्षण में सविता बाहर आई। हाथ में एक पुराना फटा हुआ कैनवस का बैग था, वही जो मैं सब्जी मंडी ले जाने में इस्तेमाल करती थी। अपना कूड़ा उठाओ, उन्होंने उसे मेरे पैरों के पास फेंकते हुए ठंडे स्वर में कहा, और फिर कभी यहाँ मुंह मत दिखाना। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। मैं अकेली थी, भीगी, कांपती हुई, बारिश में बैठी, पास बस एक सूटकेस और वो फटा पुराना बैग। कांपते हाथों से मैंने बैग उठाया और जब उसे खोला तो सब कुछ बदल गया। उस रात से पहले, बारिश और तलाक के कागज़ों से पहले, मुझे लगता था मैं खुशनसीब हूँ। रोहन और मेरी मुलाकात तब हुई थी जब हम दोनों युवा और उम्मीदों से भरे थे। वो हाल ही में पुणे आए थे, महत्वाकांक्षी से भरे पर अभी पांव जमाते हुए। मैं नई नई ग्रेजुएट हुई थी और अपनी छोटी सी फैशन बुटीक में जान लगा रही थी, जिसका नाम मैंने नीर और नील रखा था। शुरुआत में कुछ भी भव्य नहीं, एक संकरी दुकान, कुछ कपड़ों के रैक और एक सपना जो कमरे से बड़ा लगता था। रोहन अक्सर काउंटर के पास स्टूल पर बैठते। जब मैं देर तक काम करती, वो मुझे कपड़े मोड़ते, स्टॉक संभालते, ग्राहकों से बात करते देखते। कहते थे उन्हें मेरा जज्बा पसंद है। कहते थे मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ। मैंने मान लिया। हमने सादगी से शादी की,
न कोई भव्य वेन्यू, न महंगा हनीमून, बस परिवार, कुछ करीबी दोस्त और पूरे यकीन के साथ फुसफुसाए वादे। शादी के बाद हम साधारण ढंग से रहे। मैंने बिजनेस बढ़ाया। धीरे धीरे एक बुटीक 2 बनी, फिर 3। नीर और नील मुनाफे में आई, स्थिर, भरोसेमंद, सम्मानित। मैंने अपनी कामयाबी रोहन से कभी छिपाई नहीं। नंबर साझा किए, योजनाएं साझा की, जीत साझा की। मुझे लगता था शादी का मतलब पारदर्शिता, टीम वर्क और भरोसा होता है। करियर की शुरुआत में जब रोहन संघर्ष कर रहे थे, मैंने बिना हिचक साथ दिया। जब उन्हें पहली बड़ी तरक्की मिली, मैंने ऐसे जश्न मनाया जैसे मेरी अपनी हो। और जब उन्होंने अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने की बात की, मैंने सवाल नहीं उठाया। उनके माता पिता पुराने घर में रहते थे, जहां बार बार मरम्मत चाहिए होती थी। जब सविता बीमार पड़ी, मैंने इलाज का खर्चा उठाया। पैसे का जिक्र नहीं किया। बिल बढ़ते गए, मैं चुपचाप संभालती रही। खुद से कहती रही, यही तो परिवार करता है। फिर उनकी बहन नंदिनी थी, तेज, महत्वाकांक्षी और बड़े सपनों के लिए शहर से बाहर जाने को बेचैन। महंगे कोर्स और मौकों की बात करती जो उसके बस के नहीं थे। मुझे उसमें अपनी छोटी उम्र दिखती। मैंने मदद की, न उधार न शर्तें, बस मदद। सालों तक नियमित पैसे भेजे, फीस, रहने का खर्च, जो चाहिए। मैंने छुट्टियां टाली, विस्तार रोके, खुद को समझाया ये अस्थाई है, एक दिन सब ठीक होगा। जब नीर और नील स्थिर हुई, मैं रोजमर्रा के काम से थोड़ा पीछे हटी। घर में ज्यादा मौजूद रहना चाहती थी। खाना बनाया, सब व्यवस्थित किया, रात को रोहन का इंतजार किया। मुझे लगता था मैं शादी में भी वही निवेश कर रही हूं जो बिजनेस में किया था। मैंने खुद को उदार नहीं समझा, मैं खुद को वफादार समझती थी। और वफादारी, ये बात मुझे जल्द ही समझ आने वाली थी कि सबसे आसान चीज है शोषित होने की, अगर बिना सुरक्षा दी जाए। बदलाव एक रात में नहीं आया, यही सबसे खतरनाक था। पहले पहले हल्का सा। रोहन देर से आने लगे, कहते काम का दबाव बढ़ गया है, नई क्लाइंट, नई उम्मीदें। मैंने माना, क्योंकि महत्वाकांक्षा हमेशा उनका हिस्सा रही थी। फिर देर से आना मिस्ड डिनर बना, और मिस्ड डिनर वीकेंड के नेटवर्किंग इवेंट। उनका फोन हमेशा उल्टा रहता, जवाब छोटे, ठंडे। जब मैंने पूछा कुछ गलत तो नहीं, वो ऐसे आह भरते जैसे मैं उन्हें थका रही हूं। तुम बहुत चिंता करती हो, वो कहते। कामयाबी ऐसी ही दिखती है। उसी दौरान नंदिनी पुणे लौटी। वो वही लड़की नहीं थी जिसे मैंने सालों सहारा दिया था। पहनावा बदला, बोलचाल बदली, ऐसे सर्कल्स और मौकों की बातें जिन्हें मैं नहीं पहचानती थी। वो मुझे ज्यादा घर पर रहने के लिए चढ़ाती, बिजनेस पर ध्यान देने के लिए। औरत को अप टू डेट रहना चाहिए, उसने एक बार यूं ही कहा। सब कुछ अनुमानित लगे तो मर्द ऊब जाते हैं। मैं हंसकर टाल गई। सोचा जवान है, बेबाक है। समझ नहीं पाई कि वो सीमाएं परख रही थी। रोहन उसके साथ ज्यादा बाहर जाने लगे, डिनर, इवेंट्स, निजी मुलाकातें। कहते नंदिनी कनेक्शंस बनवा रही है। मैं सपोर्टिव रहना चाहती थी, चुप रही। लेकिन घर बदल गया। उन्होंने मेरा दिन पूछना छोड़ दिया, सुनना छोड़ दिया। जब मैं नीर और नील की बात करती, वो टाल देते। तुम अपना पैसा बना चुकी हो, अब मुझे अपना बनाने दो। वाक्य मेरे भीतर अटक गया। कभी कभी वो घर आते तो उनकी महक अपरिचित होती, परफ्यूम नहीं, किसी और की। मैंने पूछा तो वो झुंझला गए। खुद को सुन रही हो, बोले, पैरानॉइड लग रही हो। मैंने उनके व्यवहार पर सवाल करने के बजाय अपनी समझ पर शक करना शुरू कर दिया। उनका पसंदीदा खाना बनाया, बेहतर कपड़े पहने, ज्यादा कोशिश की। और जितनी ज्यादा कोशिश की, वो उतने ही दूर होते गए। वो मुझसे ऐसे बात करते जैसे मैं कोई समस्या हूं जिसे मैनेज करना है, साथी नहीं जो ईमानदारी का हकदार हो। सविता ने भी नोटिस किया। उनका रवैया और तीखा हो गया। वो मेरी खामोशी पर, मेरी मौजूदगी की कमी पर तंज करती। तुम बदल गई हो, उन्होंने एक बार कहा। पहले ज्यादा काम की हुआ करती थीं। मैं खुद को समझाती, तनाव है, हर शादी में उतार चढ़ाव आते हैं, सब्र ताकत है। मुझे नहीं पता था कि गलत लोगों के सामने सब्र बिल्कुल इजाजत जैसा दिखता है। और जब मैं शादी बचाने की कोशिश कर रही थी, रोहन और नंदिनी चुपचाप उसे अपने हिसाब से खत्म करने की तैयारी कर रहे थे। बस मुझे अभी पता नहीं था कि मैं नियंत्रण नहीं खो रही हूं, मुझे उससे बाहर धकेला जा रहा है। जब मैं उस घर से दूर चली जिसे कभी घर कहा था, तो बारिश पतली बर्फ सी ठंडी फुहार में बदल गई। सूटकेस पीछे घिसटता चला गया। पहियों के नीचे फुटपाथ की दरारें अटकती रहीं। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूं।
बस इतना पता था कि अब वहां नहीं रुक सकती। बंद कैफे की छतरी के नीचे रुककर मैं ठंडे कंक्रीट पर बैठ गई। हाथ सुन्न थे, विचार खाली। मेरे पास बस वही फटा कैनवस बैग था, सविता का आखिरी अपमान। मैंने उसे देर तक देखा। वही पुराना बैग, रंग उड़ा हुआ, किनारे घिसे हुए, साधारण। लगा भीतर कुछ पुराने कपड़े होंगे जो रखने लायक नहीं समझे गए। गहरी सांस लेकर मैंने बैग खोला। सबसे पहले कपड़े नहीं दिखे। एक छोटी गहरे नीले रंग की पासबुक दिखी, साफ चमड़े में लिपटी, नई, बिल्कुल बेमेल। मैं उलझन में उसे बाहर निकाल लाई। बैंक का नाम जाना पहचाना था। पहले पन्ने पर नजर पड़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। खाता धारक मेधा वर्मा, शेष राशि 160 करोड़ रुपए। मैंने पासबुक बंद की, फिर खोली, फिर से आंकड़े पढ़े। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा बेहोश हो जाऊंगी। ये समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ऐसा खाता कभी खोला नहीं था। इतनी रकम मैंने कभी देखी भी नहीं थी। पासबुक के नीचे दस्तावेजों की एक फाइल थी, सलीके से रखी, सील्ड प्रॉपर्टी पेपर्स। पता वो घर नहीं था जहां से मुझे निकाला गया था। वो कोरेगांव पार्क का एक टाउन हाउस था, पुणे के सबसे चाहिदा इलाकों में से एक। मालिक मेधा वर्मा, पूर्ण भुगतान। नजर धुंधली हो गई। खुद को यकीन दिलाने के लिए मैंने उंगलियां बांह में दबाईं, ठंडी, ठोस दर्द के सहारे। ये सच था, होना ही था। बैग के सबसे नीचे एक पुराना प्रीपेड फोन मिला और उसके पीछे टेप से चिपका एक मुड़ा हुआ खत था। लिखावट पहचान में आ गई, सविता की। मैंने धीरे धीरे खत खोला, सांस उथली हो गई। मेधा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद तुम्हें बहुत चोट पहुंची है, शायद गुस्सा भी, और तुम्हें पूरा हक है। आज जो मैंने किया वो निर्दयी था, जानबूझकर किया गया था, और यही एक तरीका था जिससे मैं तुम्हें बचा सकती थी। रोहन और नंदिनी तुम्हारी कंपनी से पैसे निकाल रहे हैं, लापरवाही से नहीं, योजनाबद्ध ढंग से। उनका इरादा था कि काम खत्म होते ही तुम्हें बिल्कुल खाली छोड़ दें। अगर मैं खुलकर चेतावनी देती तो वो और तेजी से सबूत मिटा देते। तो मैंने वही किरदार निभाया जो वे मुझसे उम्मीद कर रहे थे। मैंने उन्हें यकीन करने दिया कि मैं उनकी तरफ हूं। पैसे और प्रॉपर्टी तुम्हारी है। जो हो सका मैंने चुपचाप और कानूनी तरीके से शिफ्ट कर दिया। इस बैग में रखा फोन इस्तेमाल करना, अपना पुराना वाला मत चलाना। टूटे हुए लगो, ऐसे दिखाओ जैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। ये अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मेरी छाती कस गई और आखिरकार आंसू गिरने लगे। इस बार बेबसी से नहीं, बल्कि उस एहसास से जो मैंने बहुत समय से महसूस नहीं किया था, उम्मीद। मैंने बैग बंद किया। अब हाथ नहीं कांप रहे थे। तूफान अभी थमा नहीं था, लेकिन मुझे पहली बार समझ आया कि ये तूफान मुझे तोड़ने के लिए नहीं था, ये मुझे जगाने के लिए था। मैं उस रात अपनी मां के घर नहीं गई। अंदर की आवाज ने मना किया। अगर रोहन या नंदिनी मुझे ढूंढने निकलते तो वो सबसे पहले वहीं जाते। इसके बजाय मैंने तनुजा मेहरा को कॉल किया। तनुजा वो थी जिसकी मैंने सालों पहले मदद की थी, जब वो पहली बार पुणे आई थी। हम गले मिले दोस्त नहीं थे, पर हमारे बीच भरोसा था। वो भरोसा जो बिना उम्मीदों के चुपचाप बनता है। मेरी आवाज सुनते ही उसकी आवाज में चिंता की दरार आ गई। बिल्कुल रह सकती हो, उसने बिना रुके कहा। अभी आ जाओ। उसका फ्लैट छोटा था, शहर के बीचों बीच नहीं, एक पुरानी बिल्डिंग में जहां लिफ्ट भी कभी कभी अटक जाती थी। कोई लग्जरी नहीं, लेकिन गर्म, सुरक्षित। उसने बिना सवाल किए मुझे सूखे कपड़े दिए और चाय का मग थमा दिया। उस रात मैंने उसे बस उतना ही बताया जितना जरूरी था। कहा कि मेरी शादी खत्म हो गई, कहा कि मुझे घर से निकाल दिया गया। मैंने पैसों का जिक्र नहीं किया, मैंने सविता का जिक्र नहीं किया। कहानी सरल और विश्वसनीय रहनी चाहिए थी। ज्यादा जानने वाली दयालुता भी कभी कभी खतरनाक बन जाती है। जब तनुजा सो गई, मैं लैपटॉप लेकर सोफे पर अकेली बैठी। मैंने नीर और नील के इंटरनल सिस्टम में लॉगिन किया। पहली नजर में सब सामान्य लगा, सेल्स, पेरोल, इन्वेंट्री। फिर मैंने पिछले 6 महीनों के खर्चों पर फोकस किया। मेरी नजर एक कैटेगरी पर जाकर अटक गई, कंसल्टिंग और मार्केटिंग सर्विसेज। पेमेंट्स नियमित थे, जरूरत से ज्यादा नियमित। हर महीने बड़े अमाउंट एक फर्म को जा रहे थे, सह्याद्री रूट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से। मैं चौंकी।
मुझे याद नहीं था कि मैंने कोई लॉन्ग टर्म कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव किया हो, खासतौर पर इतने बड़े नंबरों वाला। मैंने कंपनी का नाम सर्च किया। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स धीरे धीरे लोड हुई और हर सेकंड ने मेरी नसों को और कस दिया। मालिक और कानूनी प्रतिनिधि रोहन वर्मा। कमरा अचानक बहुत शांत लगने लगा। मैं पीछे टिक गई, स्क्रीन को घूरती रही। ये गलतफहमी नहीं थी, ये लापरवाही नहीं थी, ये एक योजना थी। रोहन ने मेरे ही पैसे से एक शेल कंपनी बनाई थी और उस बिजनेस से फंड्स बाहर निकाल रहे थे जिसे मैंने अपने हाथों से खड़ा किया था। और रात को मेरे सामने खड़े होकर पूछते थे, डिनर में क्या है? प्रीपेड फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज था, उन्हें लगता है तुम कुछ वेकर नहीं निकली, वो आराम कर रहे हैं, चुप रहो, मैं देख रही हूं। सविता। मैंने लैपटॉप बंद किया और धीरे से सांस छोड़ी। पहली बार जब से बारिश मेरे कपड़ों के अंदर तक भीग गई थी, मुझे डर के नीचे कुछ ठोस महसूस हुआ। कंट्रोल। उन्हें लगा कहानी खत्म हो गई। असल में वो बस शुरू हुई थी। पैसा कहाँ जा रहा है ये समझ आने के बाद अगला सवाल टालना असंभव था। रोहन को अंदर से मदद कौन कर रहा था? रोहन के पास नीर और नील के अकाउंटिंग सिस्टम का डायरेक्ट एक्सेस नहीं था, कभी था ही नहीं। मैंने शुरू से फाइनेंशियल कंट्रोल सख्त रखे थे, शक के कारण नहीं, आदत के कारण। अच्छा बिजनेस ढांचे पर चलता है, और ढांचे का मतलब था कि कोई अंदर वाला दरवाजे खोल रहा था। एक नाम तुरंत उभरा, पायल अरोड़ा। पायल 5 साल से मेरी हेड अकाउंटेंट थी। शांत, सटीक, भरोसेमंद। हर इनवॉइस, हर अप्रूवल, हर सेफ गार्ड, सब उसे पता था। मैं उस पर इतना भरोसा करती थी कि उसके पीछे देखना ही बंद कर दिया था, और अब वो भरोसा भारी पत्थर जैसा लग रहा था। मैंने पुराने रिकॉर्ड्स खोले और उन्हें साइड बाय साइड तुलना करने लगी। सह्याद्री रूट कंसल्टिंग के इनवॉइसेस ऊपर से बिल्कुल साफ थे, फॉर्मेट सही, भाषा सही, ठीक ठाक सिग्नेचर्स, सबका ढांचा एक जैसा, शब्द वही, टाइमिंग वही, जैसे कॉपी करके बस इतना बदल दिया गया हो कि असली लगे। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार सविता ने एक ऑडियो फाइल भेजी थी। मैंने प्ले दबाने से पहले एक पल हिचकिचाई। फिर रोहन की आवाज कमरे में भर गई, तनाव से भरी, तीखी। वो कुछ ढूंढ नहीं पाएगी, तुमने रिकॉर्ड साफ रखे हैं ना? पायल की आवाज आई, धीमी, दबाव में। हाँ, लेकिन अगर वो ऑडिट के लिए जिद करेगी तो बैकअप फाइल्स भी मिटानी पड़ेंगी। तो मिटा दो, सब साफ, कोई निशान नहीं। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। मैं बिना हिले बैठी रही, उस खामोशी को सुनती रही जो उसके बाद फैल गई। वो सिर्फ चोरी नहीं कर रहे थे, वो सबूत मिटाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मुझे एक बहुत अहम बात समझ आई। लोग तब गलतियां नहीं करते जब उन्हें डर लगता है, लोग तब गलतियां करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित हैं। रोहन को यकीन था मैं टूट चुकी हूं, पायल को यकीन था उसे कोई छू भी नहीं सकता, और सविता सही थी। जितनी बेबस मैं दिखूंगी उतनी बेपरवाह वो होंगे। मैंने किसी को कॉन्फ्रंट नहीं किया, न कोई ईमेल, न कोई मांग, न कोई सवाल। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उन्हें यकीन करने दिया कि उनका प्लान काम कर रहा है, क्योंकि सच ये था वे जिस जिस फाइल को छूते, जिस जिस रिकॉर्ड को मिटाने की कोशिश करते, वो कागज से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज छोड़ते जा रहे थे, सबूत। और अब मैं तैयार थी कि वे मेरे लिए वही सबूत खुद बनाएं। मैंने रोहन से बात नहीं की, मैंने पायल को कॉल नहीं किया, मैंने किसी को चेतावनी नहीं दी। इसके बजाय मैं उस जगह गई जिसे मैं उस रात के बाद से टाल रही थी, मेरी माँ का घर। मेरी माँ, माधवी शर्मा, हमेशा शांत ढंग से रहती थी, मेरी शादी और मेरे बिजनेस के शोर से दूर। जब उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे थकी आंखों, कड़ी हुई देह के साथ सामने खड़ा देखा, उन्होंने सवाल नहीं किए, बस मुझे गले लगा लिया। और मैंने कई दिनों बाद पहली बार सांस ली। मैंने उन्हें सब बताया, सिर्फ तलाक नहीं, बल्कि कंपनी से निकलता पैसा, शेल फर्म, रिकॉर्डिंग्स, सविता का खत। मुझे लगा वो चौंकेंगी, पर उनके चेहरे पर जो था वो चौंकना नहीं था, वो कुछ और था, स्पष्टता। तुम्हें दिलासा नहीं चाहिए, मेरी माँ ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें सुरक्षा चाहिए। उसी दोपहर उन्होंने मेरी मुलाकात अद्वैत मेहता से कराई। अद्वैत न ऊंची आवाज वाले थे, न ज्यादा रिएक्ट करने वाले। उन्होंने बीच में टोका नहीं, दस्तावेज पलटते रहे, रिकॉर्डिंग सुनते रहे। फिर उन्होंने नजर उठाई, चेहरा सख्त पर नियंत्रित। ये सिर्फ तलाक नहीं है, उन्होंने कहा, ये फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट, धोखाधड़ी, और अगर रिकॉर्ड नष्ट हुए तो ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। मैंने वही सवाल पूछा जिससे मैं बच रही थी, क्या मैं जीत सकती हूँ?
अद्वैत ने हल्का सा सिर हिलाया। ये गलत सवाल है। तुम्हारे पास कार्रवाई करने के लिए पहले से काफी है। असली सवाल ये है, तुम चाहती कैसे हो कि ये खत्म हो? उन्होंने विकल्प साफ रखे। सिविल एक्शन, फंड्स और एसेट्स वापस लेने के लिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अगर सबूत मिटाने की कोशिश जारी रही, और टाइमिंग, उन्होंने जोर देकर कहा, सब तय करेगी। बहुत जल्दी गई तो वो पीछे हट जाएंगे, रुकी तो वो खुद को उजागर कर देंगे। यही रणनीति बनी। मैं शांत रहूंगी, सहयोगी, जरूरत पड़े तो माफी मांगने वाली भी। अद्वैत तलाक की एसिड डिवीजन के बहाने एक प्रिजर्वेशन नोटिस डालेगा ताकि कंपनी के अंदर समीक्षा का दबाव बने पर घबराहट ना फैले। और हम रोहन पायल को वही करने देंगे जो लापरवाह लोग जीत का यकीन होने पर करते हैं। वे जल्दबाजी करेंगे, मिटाएंगे और अपने निशान छोड़ेंगे। ऑफिस से निकलने से पहले अद्वैत ने सीधे मेरी आंखों में देखा। ये असहज होगा, उन्होंने कहा। वे बातें करेंगे, पोस्ट करेंगे, कहानी बदलेंगे। तुम्हें अनुशासन चाहिए। मैंने सिर हिलाया। मुझे बारिश में धकेला जा चुका था। अनुशासन मुश्किल हिस्सा नहीं था। उस रात मैं तनुजा के फ्लैट लौटी और अपना रोल सावधानी से निभाया। कम बोली, धीमी चली, चिंता दिखाई, चुप्पी को अपना काम करने दिया। तभी फोन पर सविता का नया मैसेज आया। नंदिनी कुछ पब्लिक प्लान कर रही है, बड़ा। वो अपनी नई जिंदगी सेलिब्रेट करना चाहती है। मैंने स्क्रीन को घूरा। एक सार्वजनिक मंच जहां आत्मविश्वास लापरवाही में बदल जाता है। मैंने सिर्फ एक लाइन टाइप की, कब है बताना। फोन रखकर मैं खिड़की के पास गई और शहर की लाइट्स देखती रही। रोहन को लगता था मैं अंत तक पहुंच गई हूं। उसे क्या पता था कि अंत शोर से शुरू नहीं होते, वे सब्र से शुरू होते हैं। नंदिनी की पार्टी अनजाने में हर चीज का केंद्र बन गई। वो उसके बारे में खुलेआम बोलती। नई शुरुआत का जश्न, नए सर्कल की पहचान, एक स्टेटमेंट। सविता के मुताबिक सिर्फ वेन्यू का खर्च ही उतना था जितना कोई आदमी साल भर में भी ना कमाए, और पूरा भुगतान रोहन कर रहा था। अद्वैत चुपचाप आगे बढ़े। उन्होंने नीर एंड नील में डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन के लिए औपचारिक रिक्वेस्ट भेजी, तलाक की प्रक्रिया का रूटीन स्टेप बताकर। ना आक्रामक, ना डराने वाला, बस इतना कि दबाव बने पर इरादा ना खुले। कंपनी के अंदर मैंने एक छोटा सा मीटिंग रखा। मेरी आवाज नर्म थी, अनिश्चित। मैंने आंखें मिलाए बिना कमरे में देखा। मुझे बताया गया है कि रिव्यू हो सकता है। अगर कुछ मिसिंग या अस्पष्ट हो तो प्लीज दोबारा चेक कर लें। मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। पायल के चेहरे पर आधे सेकंड के लिए कसाव आया, फिर वो तुरंत संभल गई, पर उतना काफी था। उस शाम सविता ने फिर एक ऑडियो फाइल भेजी, बिना किसी कैप्शन के। इस बार पायल की आवाज जल्दी जल्दी घबराई हुई थी। वो नर्वस है, पायल ने कहा। अगर रिव्यू गहरा हुआ तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। रोहन ने बिना रुके जवाब दिया, तो गहरा मत होने दो, सब साफ कर दो, सब, आज रात। मैंने सुनते हुए गुस्सा महसूस नहीं किया, मैंने दूरी महसूस की। अद्वैत ने बाद में समझाया कि डिजिटल सिस्टम वैसे नहीं भूलते जैसे लोग सोचते हैं। डिलीटेड फाइल्स ट्रेल छोड़ती हैं, बदले रिकॉर्ड पैटर्न बनाते हैं। इतिहास मिटाने की कोशिश अक्सर नियत को रिकॉर्ड कर देती है। हमने चुपचाप तैयारी की। सर्वर लॉग सुरक्षित किए गए, बैकअप्स मिरर किए गए, एक्सेस टाइम्स रिकॉर्ड हुए। उस रात पायल ने सिस्टम में जो जो छुआ सब ट्रैक हुआ। उधर नंदिनी का उत्साह सोशल मीडिया पर और तेज हुआ। ड्रेसेस की झलक, टेबल सेटिंग्स, अस्पष्ट कैप्शंस, फ्रेश स्टार्ट्स, डेड वेट काट दिया, नई शुरुआत। लगभग हर फोटो में रोहन पीछे दिखता, मुस्कुराता, आराम से, पूरी तरह निश्चिंत। मैं गायब रही। न पोस्ट, न संदेश, न प्रतिक्रिया। मेरी खामोशी मेरा कवच बन गई। इवेंट से 2 दिन पहले अद्वैत का कॉल आया। हो गया, उन्होंने कहा। उन्होंने कवर करने की कोशिश की, यही उसे सील करता है। कॉल कटते ही मैं खिड़की के पास खड़ी रही। शहर को वैसे ही चलते हुए देखती। लोग दौड़ते, लाइटें बदलती, जिंदगी चलती रहती। रोहन को लगता था पार्टी उसकी जीत की मोहर होगी। नंदिनी को लगता था यही रात उसकी एंट्री का ऐलान करेगी। उन दोनों में से किसी को अंदाजा नहीं था कि यही वो पल होगा जब उनकी कहानी पर उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और मुझे बस इतना करना था, वहां पहुंच जाना था। उस रात ताजमहल पैलेस मुंबई रोशनी से चमक रहा था, दमकता, परफेक्ट, ऐसा जैसे उसकी दीवारों के भीतर कुछ भी बदसूरत ना हो सके। झूमरों की क्रिस्टल लाइट्स संगमरमर के फर्श पर टूट टूट कर चमक रही थीं। बॉलरूम में संगीत नर्म, आत्मविश्वासी तालों में बह रहा था। मेहमान हंसी से शैंपेन तक ऐसे फिसलते जा रहे थे जैसे सब कुछ आसान हो। और इसी सब के बीच महंगे कपड़े और भरोसे की चादर ओढ़े नंदिनी केंद्र में खड़ी थी।
उसने फिटेड आइवरी ड्रेस पहनी थी, मुस्कुराहट अभ्यास वाली, पोस्चर गर्वीला। ये उसका पल था, एक सार्वजनिक घोषणा कि वो बेहतर जिंदगी में कदम रख चुकी है। पास ही रोहन खड़ा था, बेफिक्र, और उसका एक हाथ आराम से सना कपूर के कंधे के चारों ओर था। वही औरत जिसे उसने मेरी जगह लाकर खड़ा किया था। दोनों के चेहरों पर नतीजों का कोई डर नहीं था, जैसे दुनिया में कोई कीमत ही नहीं होती। मैं चुपचाप पहुंची। न कोई नाटकीय एंट्री, न कोई घोषणा। मैं अद्वैत मेहता और 2 नोटरी के साथ अंदर आई, भीड़ के किनारों में घुलती हुई, जब तक वो पल नहीं आया। कुछ चेहरों ने मेरी तरफ देखा, फुसफुसाहटें उठीं। लोग पहचान गए। निकाली गई पत्नी। नंदिनी ने मुझे देखते ही जैसे जमकर सांस रोक ली। रोहन की मुस्कान में बस हल्का सा झटका आया, इतना कि पकड़ में आ जाए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, होस्ट ने माइक टैप किया और सबको स्पेशल प्रेजेंटेशन के लिए मुख्य स्क्रीन की तरफ ध्यान देने को कहा। यही मेरा संकेत था। मैं आगे बढ़ी और उसके हाथ से माइक ले लिया। मेरा नाम मेधा वर्मा है, मैंने बिल्कुल बराबर आवाज में कहा, और आज रात मैं एक तोहफा लाई हूं। स्क्रीन जगमगा उठी। शुरुआत की तस्वीरें साधारण थी। रोहन के माता पिता का पुराना घर, इलाज के बिल, ट्यूशन की रसीदें, हर चीज साफ लेबल के साथ, तारीखें, रकम, मेरा नाम। कमरे में धीमी सी गुनगुनाहट फैल गई। फिर अगली स्लाइड आई। सह्याद्री रूट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। बैंक ट्रांसफर की लाइनें स्क्रीन पर साफ साफ बहने लगी। हर महीने एक जैसी रकम, एक जैसा पैटर्न। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन दिखाई दिया। रोहन वर्मा, मालिक। फुसफुसाहटें अब हाफती हुई आवाजों में बदलने लगीं। मैंने जल्दी नहीं की, मैंने जानकारी को सांस लेने दी। फाइनल सेगमेंट चला। बॉलरूम में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग गूंज उठी। रोहन की आवाज, पायल की आवाज, साफ, पहचान से परे नहीं। सब साफ कर दो, कोई निशान नहीं। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो जो खामोशी आई वो भारी थी। सना धीरे धीरे रोहन से दूर हट गई। चेहरे पर उलझन से घृणा तक का सफर साफ दिख रहा था। नंदिनी का रंग उड़ गया, उसका मुंह खुला पर आवाज नहीं निकली। अद्वैत आगे बढ़े। ये दस्तावेज नोटरी किए जा चुके हैं और सुरक्षित रखे गए हैं। औपचारिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। अब ये कानूनी मामला है। कमरा फट पड़ा। सवाल उड़ने लगे, आरोप तीरों की तरह। मोबाइल कैमरे ऊपर उठ गए। बातचीतें ऐसे टूटने लगीं जैसे अभी अभी बनी कोई झूठी तस्वीर। मैंने माइक वापस स्टैंड पर रख दिया। मैंने रोहन की तरफ देखा भी नहीं। जरूरत नहीं थी। सच बहस नहीं करता, वो बस खड़ा रहता है, अटल, और झूठ पर बनी हर चीज उसके चारों ओर गिरने लगती है। जब मैं बॉलरूम से बाहर निकली, संगीत दोबारा शुरू नहीं हुआ। पार्टी खत्म हो चुकी थी और उनका कंट्रोल भी। उस रात खत्म होने से पहले ही असर शुरू हो गया। सुबह होते होते कहानी बॉलरूम से बहुत आगे फैल गई थी। मेरे फोन में संदेश भर गए, उन लोगों के जिन्होंने सब अपनी आंखों से देखा था, उन पार्टनर्स के जो चुपचाप रोहन से दूरी बना चुके थे, उन कर्मचारियों के जिन्हें अब समझ आया कि महीनों से सब गलत क्यों लग रहा था। अद्वैत सार्वजनिक राय से भी तेज चले। औपचारिक शिकायतें दायर हुईं। कोर्ट के आदेश के तहत फाइनेंशियल रिकॉर्ड सुरक्षित कर दिए गए। रोहन और पायल को पूछताछ के लिए बुला लिया गया, इससे पहले कि वे अपनी कहानियां मिलाकर बोल पाते। जल्द ही ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी आ गए, शांत पर ठोस। ऐसे दरवाजे बंद होते गए जिनके बारे में उन्हें अभी पता भी नहीं था कि वे बंद होने वाले हैं। नीर और नील के अंदर मैंने कंट्रोल फिर से संभाला, न भाषणों से न आरोपों से। मैंने संदिग्ध अकाउंट्स फ्रीज किए, एक्सेस रीअसाइन किया, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट शुरू कराया जो भावनाओं में नहीं नंबरों में बोलता है। नतीजे साफ थे, पूरी तरह, और नकारे नहीं जा सकते थे। फिर नंदिनी का हिस्सा आया। उस पर सीधे चोरी का आरोप नहीं लगा, पर उसकी भूमिका नजरअंदाज भी नहीं हुई। मैसेजेस, इंट्रोडक्शंस, सही वक्त पर बनाया गया दबाव, इतना कि साबित हो सके कि वो जानती थी, बढ़ावा देती थी और फायदा उठाती थी। उसके पोस्ट बंद हो गए, उसका शोर अचानक गायब हो गया। रोहन ने एक बार मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, मैंने जवाब नहीं दिया। डर की वजह से नहीं, सजा देने के लिए भी नहीं, बस कहने को कुछ बचा नहीं था। कानूनी प्रक्रिया को मेरे गुस्से की जरूरत नहीं थी, उसे तथ्यों की जरूरत थी, और उसके पास वे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, लोग मुझसे पूछते रहे, कैसा लग रहा है, क्या संतोष हुआ, क्या सार्वजनिक तौर पर सब उजागर करने से मन को शांति मिली। सच बहुत सरल था,
मुझे विजय जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ, मुझे खत्म महसूस हुआ। वो उलझन खत्म जो मेरी थी ही नहीं, उन लोगों को बचाना खत्म जिन्होंने मुझे कभी नहीं बचाया, किसी और की सुविधा के लिए खुद को छोटा करना खत्म। बदला दर्द ढूंढता है, जवाबदेही संतुलन। रोहन और पायल के साथ जो हुआ वो मैंने कड़वाहट से बनाकर नहीं किया, वो उन फैसलों का नतीजा था जो उन्होंने तब किए जब उन्हें लगा कोई देख नहीं रहा। मैंने उनकी जिंदगी नहीं तोड़ी, मैं बस रास्ते से हट गई और सच ने अपना काम कर दिया। और उस रात के बाद पहली बार जब बारिश मेरे कपड़ों के भीतर तक भीग गई थी, मैं सोई बिना खुद को किसी अगले झटके के लिए कसकर। मुझे लगा कहानी वहीं खत्म हो गई। मैं गलत थी। जांच सार्वजनिक होने के 1 हफ्ते बाद सविता ने मुझसे मिलने को कहा, न पुराने घर पर न किसी कैफे में। उन्होंने मुझे मुंबई के फोर्ट इलाके का एक पता भेजा और समय लिखा। मैं जल्दी पहुंच गई। बिल्डिंग आधुनिक थी, कांच और स्टील की, समुद्र की तरफ देखते हुए। अंदर लॉबी शांत थी, चमकदार, कुशल। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने बिना मेरे कुछ कहे मेरा नाम लिया और मुझे टॉप फ्लोर तक भेज दिया। वही मेरा पहला संकेत होना चाहिए था। सविता एक प्राइवेट ऑफिस में इंतजार कर रही थीं। फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियां, नीचे शहर और समुद्र की रेखा। इस बार रेशमी नाइट सूट नहीं था, टेलर्ड ब्लेजर था। पॉस्चर सीधा, चेहरा स्थिर। बैठो मेधा, उन्होंने नरमी से कहा। मैं बैठ गई। उन्होंने माफी से शुरुआत नहीं की, उन्होंने सच से शुरुआत की। ये कंपनी, उन्होंने नीचे फैले शहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी है। मैंने इसे दशकों पहले अपने पिता के साथ शुरू किया था। मैं सार्वजनिक रूप से पीछे हट गई, लेकिन कंट्रोल मैंने कभी नहीं छोड़ा। नाम था विटमोर डेवलपमेंट ग्रुप, पश्चिमी तट की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक, और अब भारत में भी उसका नेटवर्क। शब्द धीरे धीरे मेरे भीतर उतरते गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने जानबूझकर सादा जीवन चुना। दौलत ने उन्हें सिखाया था कि लोग कितनी जल्दी बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि वे हकदार हैं। वो देखना चाहती थीं कि उनके बच्चे तब कौन हैं जब उन्हें लगे कि अब उनके पास देने को कुछ नहीं बचा। रोहन और नंदिनी ने उस सवाल का जवाब दे दिया। और तुम, उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने एक दूसरा सवाल जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझे तब भी देखा था जब पैसा और ताकत दिखाई नहीं देते थे। कैसे मैं बिना याद दिलाए बिल भर देती थी, कैसे बिना कहे उपस्थित हो जाती थी, कैसे बिना हिसाब रखे दे देती थी। इसीलिए मैंने बीच में दखल किया। उन्होंने कहा, उन्हें सजा देने के लिए नहीं, तुम्हें बचाने के लिए। उन्होंने डेस्क पर एक फोल्डर सरका दिया। अंदर डॉक्यूमेंट्स थे, ट्रेनिंग प्लान, ऑफिशियल ऑफर और एक स्पष्ट रास्ता। वो चाहती थीं कि मैं कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव रोल लूं, सीखूं, लीड करूं और एक दिन उनकी जगह संभालूं। मैं कागजों को देखती रही। दिल जोर से धड़क रहा था, पर इस बार डर से नहीं। मैं यहां फिट नहीं बैठती, मैंने ईमानदारी से कहा। सविता हल्का सा मुस्कुराई। तुम बारिश में भी फिट नहीं बैठती थीं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन तुमने उसे झेला, तुम बच गईं। मैं बिल्डिंग से बाहर निकली तो फोल्डर मेरी बाह के नीचे था और छाती में अजीब सा सुकून। शादी खत्म हो चुकी थी, पर कुछ कहीं ज्यादा बड़ा अब शुरू हो रहा था। मैं अपनी नई जिंदगी में जश्न मनाते हुए नहीं गई, मैं उसमें चुपचाप कदम रख कर गई। मैंने वो रोल स्वीकार किया, इनाम की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह। मैंने पढ़ा, मैंने सुना, मैंने सीखा कि ताकत कैसे काम करती है जब वो शोर नहीं करती, जब उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता। पहली बार मैं कुछ ऐसा नहीं बना रही थी जो किसी रिश्ते को बचाए, मैं कुछ ऐसा बना रही थी जो मुझे सम्मान दे। रोहन धीरे धीरे मेरे जीवन की पृष्ठभूमि में चला गया, नंदिनी भी। मैंने उन्हें मिटाया नहीं, बस वे मेरे भविष्य का हिस्सा नहीं रहे। मेरे साथ जो बचा वो था स्पष्टता। सीमाओं के बिना प्यार भक्ति नहीं, जोखिम है। ढांचे के बिना भरोसा आस्था नहीं, खुलापन है। अगर मेरी कहानी से आप बस एक बात लें तो ये, दूर चले जाना हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी वही पल होता है जब आप अंततः खून बहना बंद करते हैं। अगर आपने भी धोखे के बाद अपनी जिंदगी दोबारा बनाई है तो कमेंट्स में अपनी कहानी बताइए। आप कहां से देख रहे हैं ये भी लिखिए। आपकी आवाज यहां मायने रखती है। अगर ये कहानी आपको छू गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा बदला किसी को तोड़ना नहीं होता, खुद को अछूता बना लेना होता है। मेधा की कहानी के साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी कहानियां दर्द के लिए बदले की नहीं होती, ये सच, सीमाओं और उस शांत ताकत की होती हैं जो तब चाहिए होती है जब रुकना आपको सब कुछ खोने पर मजबूर कर दे।
मेधा इसलिए नहीं जीती कि उसने सबको पब्लिक में एक्सपोज किया, वो इसलिए जीती क्योंकि उसने कम स्वीकार करना बंद कर दिया। उसने अफरा तफरी की जगह स्पष्टता चुनी, गुस्से की जगह जवाबदेही और कड़वाहट की जगह विकास। अगर आपको उसकी यात्रा के किसी हिस्से में अपनी परछाई दिखे तो याद रखिए, आप भरोसा करने के लिए कमजोर नहीं हैं, गहराई से प्यार करने के लिए मूर्ख नहीं हैं, लेकिन आपको हक है कि आप जो बनाते हैं भावनात्मक और आर्थिक, उसकी रक्षा करें। इस चैनल हिंदी रिवेंज स्टोरीज पर हम असल जिंदगी से प्रेरित कहानियां शेयर करते हैं, उन लोगों की जिन्हें किनारे तक धकेला गया और जिन्होंने गरिमा के साथ खुद को फिर खड़ा किया। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे ये सुनना चाहिए, और भी ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी अपनी कोई कहानी है, लचीलापन, नुकसान या अपनी जिंदगी वापस पाने की, तो नीचे कमेंट करें। आपकी कहानी शायद किसी और के तूफान में सहारा बन जाए। अगली बार तक अपना ख्याल रखिए।